कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोच कर थोड़ी सी बचा रखी है। और जिन नए कवियों ने, जिस नौजवान कवियों ने हास्य रस की कविताओं का संकल्प उठाया है, उसमें से एक कवि का नाम है भाई दीपक पारिक। मैं चाहता हूं वो राजस्थान भीलवाड़ा से चलकर हिंदुस्तान की हृदय स्थली छत्तीसगढ़ तक अगर आए हैं तो उनका इस्तकबाल रायपुर में जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। मैं भाई दीपक पारिक से निवेदन करता हूं कि वे आए और ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निर्वहन करते हुए ठाकों की यात्रा शुरू करें। भाई दीपक पारिक, आप यही हो क्या? राजस्थान के तो नहीं हो गए? माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारस्य व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये तो मैंने छठी में पास होने के लिए एक श्लोक याद कर लिया था। आप लोग फोटो वोटो खींचना बंद करें, वरना मेरे को वो चुटकुला भी आता है जिसमें अखबार में छपी कवियों की तस्वीर को कुत्ते चाटते हैं, ऐसा वो मैं सुना नहीं रहा हूँ। हाँ, बहुत गीता पेटा है, बहुत बढ़िया वातावरण है। ये शायद स्टेडियम है ऐसा मुझे लग रहा है। सामने श्रोता बैठे हुए हैं, परेड ग्राउंड है। देखिए हमारे फोटोग्राफर है, और फोटोग्राफर वही बनता है जो बचपन से दूसरों के घर में ताक झांक करता है। जब वो इसमें पारंगत होता है तो फोटोग्राफर बन जाता है, और विशेष योग्यता होती है तो अखबार का फोटोग्राफर बन जाता है। चिंता मत कर, आ रहे हैं अभी तो उधर से और आएंगे तो समझदार लोग समय पर आते हैं। ये लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, इनको यहीं बैठ के कवि सम्मेलन सुनना चाहिए। हाँ, पीछे सारे के सारे कवि व्यवस्थित रूप से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आसाराम बापू के सेवादार विराजमान हो रहे हैं। और बीच में ये मैदान ऐसा खाली पड़ा है जहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ इन सब का कबड्डी का मैच होगा बीच में। और ये हमारे आपस की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। ये नव भारत है, ये कहना चाहता है कि हमारी आपस की दूरियां बहुत बढ़ गई है, इसलिए बीच में बहुत सारे खेल ऐसे ही हो जाते हैं और इन खेलों को हमें बंद करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना परिचय उरिचय ढंग से दे दूं। नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो। सन 2016 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन कम करने की कोशिश नहीं की, मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। उन्होंने कहा था गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया, 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए, लेकिन वजन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वजन के कारण बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। एक वीर रस का कवि कविता पढ़ रहा था, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, मुझे जोश आ गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। आदरणीय सरदार जी हास्य रस के बड़े कवि बैठे हुए हैं, इधर पंडित जी बैठे हुए। पंडित जी तो बड़े खतरनाक आदमी है साहब। मेरे दादाजी जब अंतिम सांसें ले रहे थे तो उनको गीता के श्लोक सुनाने यही आए थे, और इन्होंने श्लोक सुनाने में बड़ी गड़बड़ कर दी। मेरे दादाजी अंतिम सांसें ले रहे थे, ये सिराने बैठकर उनको गीता के श्लोक सुना रहे थे। मैंने बाद में किसी और से श्लोक का अर्थ पूछा तो उसने अर्थ बताया, ये जो दादाजी को सुना रहे थे, बोले हे अर्जुन, ये जो तेरे सामने खड़े हैं, हम सब सामने खड़े थे, ये जो तेरे सामने खड़े हैं जिन्हें तू अपने परिवार वाले समझ रहा है, ये समस्त तेरे शत्रु हैं, इसलिए उठा धनुष और इन सब का वध कर। ये बड़े खतरनाक व्यक्ति है। मैं 7-8 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है, देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है, दालों की कीमत आसमान पर चढ़ गई है, इंद्राणी जेल में बैठी बैठी रो रही है, 5 पति होने के बावजूद जमानत
नहीं हो रही है। सजा भी हो सकती है, तलवार लटकी है, सजा भी हो सकती है, तलवार लटकी है। अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है? तो फिर से देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है, दालों की कीमत आसमान पर चढ़ गई है। इंद्राणी जेल में बैठी बैठी रो रही है, 5-5 पति होने के बावजूद जमानत नहीं हो रही है। सजा भी हो सकती है, तलवार लटकी है। अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है? तो उन्होंने कहा रे लोग बिना वजह ही डर रहे हैं, इस देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जब तक आशाराम बापू और नारायण साईं जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है, भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। मुंबई में जाकर देख, राधे माँ ने अवतार ले लिया है। सीधे वहीं पहुंच जाओ, सीधे वहीं पहुंच जाओ जिनकी बुद्धि भटकी हुई है। राधे माँ को गोद में उठाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। एक बार ढंग से बजाओ यार सारे लोग, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। बढ़िया 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 बढ़िया। मारवाड़ी आदमी अपनी मस्ती में जीता है साहब, और मारवाड़ी आदमी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था, बोले दीपक एक समस्या है। बोले क्या? मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा है कि वो भारत की हॉकी टीम को जहां खेलने भेजते हैं वहीं से हार के आती है, जहां खेलने भेजते हैं वहीं से हार के आ जाती है। तो मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। बोले कैसे? मैंने कहा सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है? ना देश में ही खेलो, नहीं हारोगे। बोले एक और समस्या है। बोले क्या? जब से वो अमेरिका ने लादेन मारा तब से सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री बनते बोले दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी, वो भी मारवाड़ी, घर बैठे बैठे ही मार दिया। बोले कैसे? बात के मजे लेना। बोले कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पे बुलाया, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को बुलाया, अमिताभ बच्चन जी को भी बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। ये कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे वहाँ बड़े रिवाज बड़े अच्छे होते हैं। अपने हिंदुस्तान बड़ा चमत्कारों का देश है साहब। शादी ब्याह के अंदर अपने यहाँ खाना होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जीवने के लिए, और लड़की के, लड़के के या लड़की के माँ बाप गेट पर खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ शादी हुई थी। देखो मारवाड़ी आदमी हिसाब किताब का बड़ा पक्का आदमी होता है। हमारे यहाँ लड़की, एक आदमी के लड़के की शादी हुई, मैं उनके यहाँ जीवने चला गया, वापस गेट पे आया तो गेट पर लड़की के पिता, वो मम्मी अकेली खड़ी हुई, पिताजी नहीं थे। तो मैंने कहा अंकल जी कहाँ गए? बोले 2 आदमी बिना लिफाफा दिए चले गए, जो उनके पीछे पीछे पकड़ने के लिए गए हैं। ये देखो मारवाड़ी आदमी ऐसा ही होता है। आज ये नया था, पहली बार सुनाया है मुझे, इसलिए कि ये मेरा ही है, मौलिक है। वो कविता सुनाने की कोशिश कर। कविता कौन सी थी? रावण वाली। हाँ, वो हमारे वहाँ नगर निगम वाले रावण बनाते हैं। हाँ यहाँ भी है नगर निगम में, लेकिन मैं यहाँ वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे वापस सुरक्षित जाना भी है। नहीं, ये मौलिक टिप्पणी मैंने कल भी की थी। यहाँ के नगर निगम रावण भी बनाती है और मृत्यु का प्रमाण पत्र भी बनाती है। नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल हमारे वहाँ राजस्थान भीलवाड़ा नगर निगम वालों के लिए कह रहा हूँ। हालांकि भीलवाड़ा नगर निगम नहीं है, लेकिन यहाँ नगर निगम को ही समझते हैं, इसलिए नगर परिषद की जगह मुझे नगर निगम बोलना पड़ रहा है। रावण का पुतला बनाते हैं, और उस रावण के पुतले को बनते हुए जब खुद रावण ने देखा होगा तो उसके मन पर क्या गुजरी होगी? बोले मेरा पुतला और ऐसा। बस वही मैंने लिखा है। मैं भी, वो रावण पर लिखने का मेरा फर्ज भी है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण था, तो जातिवाद तो इन दिनों देश में बढ़ चढ़ कर चल रहा है, और थोड़ा सा मैंने भी कर लिया। और मैंने सुना कि रावण भी मारवाड़ी था, जो बहुत, उसके परिवार वाले लंका में जाकर रहने लग गए, और वहाँ उन्होंने बहुत तरक्की की। मारवाड़ी वैसे भी बाहर जाकर बहुत तरक्की करते हैं। मैं कविता आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा
2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में ये क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। वाह वाह, इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खा के मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन्होंने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला चला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। फिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष मारकर ढंग के नहीं पकड़ाए। हे प्रभु, किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। कविता खत्म, ताली बजाओ। एक कविता जो मैंने मोबाइल पर लिखी है, वो कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत में ये सब लिखे हुए हैं, भगवान ने अपने हाथों से लिखे हैं, और भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जो मेरी किस्मत में है वो होकर के रहेगा। आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रस्थान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैंने सुना है कि कर्म करने से किस्मत बदल जाती है। वो मेरे मोहल्ले में चोर आया, चोर को सब मोहल्ले वालों ने मारा पीटा, मैंने भी जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, और लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है, राजस्थान का आदमी हूँ। हिम्मत जुटा करके मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल करके चोर को दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से बच्चों की मिठाई ले जाना। हालांकि 50 रुपए से इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने जैसा कि बताया, मैं तो मास्टर हूँ, और मास्टर बड़ी खतरनाक प्रजाति होती है साहब, आप तो जानते ही हैं। हमारे यहाँ तो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹1-2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है, और वो सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो, तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई ले आवा तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मजेदार बात अब बता रहा हूँ, पूरे मजे लेना कि पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 टमाटर, 5-7 मिर्ची के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी ले जावे तो समझ लो शिक्षा मंत्री है। 1-1.5 मिनट की मोबाइल की कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। एक बीड़ी पीवे जितनी देर की कविता है, हो सकता है एक ही बीड़ी को 5-7 लोग मिलकर के पी जाए तो कविता थोड़ी देर बाद खत्म होगी। कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये जब मोबाइल जब 16 साल की लड़की और 16 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है, शुद्ध हास्यरस की कविता, 16 साल की लड़की और 16 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो क्या क्या चमत्कार दिखाता है, कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। पूरी जिंदा दिली से सुन लेना कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की पिंकी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है, न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि पिंकी को
को मोबाइल संभाल रहा और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद देना। सबको लगता है कि पिंकी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। वाह, बढ़िया बढ़िया बेटा। मैं यहाँ बहुत सारे बैलेंस डलवाने वाले भी बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि ये बैलेंस डलवाते हैं तो वो इनसे बात नहीं करती, किसी तीसरे से ही बात करती है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, पिंकी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन पिंकी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो अपने देश को आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से। इस मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं साहब, आदरणीय अनिल चौबे जी बैठे हैं, प्रताप पोजदार जी बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय आलोक श्रीवास्तव जी बैठे हैं, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी देश के बहुत बड़े गीतकार, आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी बैठे हैं, आदरणीय श्वेता सरगम जी बैठी हैं, आदरणीय शशिकांत जी बैठे हैं। मेरा मतलब सब के सब बैठे हैं, खड़े कोई भी नहीं है। इसलिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बचाना चाहते हो, इसलिए कहना चाहता हूं कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। अगर मैंने ढंग की बात की है तो पूरा सदन मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके आशीर्वाद दें। और आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी रचना और पढ़ दूं। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत टेक्नोलॉजी वाला मामला है। अगर एक कविता आप इससे और अच्छी सुनना चाहते हो हास्य रस की, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए जो पूछ कर आप पर अत्याचार कर रहा है। हाँ, देखो टेक्नोलॉजी का मामला है और हमारे आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी ने चश्मा लगा रखा है, ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। मैंने पूछा कि आंखों पर क्या लगा रखा है, तो इन्होंने कहा कि ये दृष्टि विस्तारक यंत्र है। मैंने कहा यंत्र? बोले हाँ, इसमें 3 सिस्टम है, एक पास का, एक दूर का और एक ऑटो ग्लास। मैंने कहा फिर आपका महीने भर पहले एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोला गाड़ी दूर थी और मैंने पास वाले से देख ली। बहुत सारी बार गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी बार गड़बड़ हो जाती है। मैं टेक्नोलॉजी की 2 मिनट की कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ साहब। हमारे पूर्वज सारे के सारे काम हाथों से करते थे और अब सारे काम मशीनों से होते हैं। आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि सारे के सारे काम हाथों मशीनों से होंगे, सारे के सारे काम मशीनों से होंगे। यहाँ तक कि आदमी को रोटी तोड़कर खाने के लिए भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मेरे को 4-5 दिन पहले ऐसा ही सपना आया। 2 मिनट की कविता आप बर्दाश्त कर लेना और सुन लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाने समझ में भी आ जाएगी। और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि सपने में हो गया एक दिन चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरकर अपने शरीर में लगाया। यानी कि आने वाले टाइम में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन में गेहूं डाला, लिक्विड बाहर आया, इंजेक्शन में भरा, लगाया और रवाना। इससे भी हाई टेक्नोलॉजी आई जिसने बच्चों की एजुकेशन गर्भ में कंप्लीट कराई। तो पैदा होते ही बच्चे ने जोर से हवलदार 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 पुकारा और पास खड़ी एक नर्स को जोर से डंडा मारा और कहा अब हम आ गए हैं, कैसा संकोच कैसा भय। तो घर वाले खुशी से बोल उठे थानेदार साहब की जय। मतलब बड़ा बनाया थानेदार पैदा हो गया। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। खाना हाथ से तो खाना ही नहीं, ऐसे
खाना जैसे बफर डिनर में खाना पड़ा रहता है वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये पूड़ी का, ये कचौरी का, ये समोसे का, ये रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे। और हमारे हिंदुस्तान में मनोहार की बड़ी परंपरा है। लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे, तभी लड़की के बाप ने हाथ में इंजेक्शन लिया और लड़के के बाप की मनोहार की समझ दीजिए, एक और लीजिए। लड़की के बाप, लड़के के बाप ने भी दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। सारी शादी में बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। लड़की के बाप ने तो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी देश में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी देश में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। अब सीन देखना, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, सारी उम्मीदें सो गई। अचानक दूल्हे की गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई। सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। मैं 6 पंक्तियां अंतिम पढ़ करके आपके बीच से विदा होना चाहता हूँ कि वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते। अंतिम पंक्ति कहीं आपके दिल को छू जाए तो मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा करना। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते।